हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग एसडीके। लर्न ट्रैवल लिव जस्ट बीइंग एसडीके। तो हमने अपना जो बुक थी हिंदी की क्लास 10th की संचय, उसके सारे पार्ट पूरे कर लिए हैं। अब हम दोबारा से आ गए हैं अपने स्पर्ट्स पे। इस बुक का हम अब चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट, जिसका नाम है बड़े भाई साहब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस कहानी में क्या है? तो ये कहानी दो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। एक है लेखक और एक है उनके बड़े भाई। लेखक मुंशी प्रेमचंद और उनके बड़े भाई, उन्होंने बताया है कि वो बचपन में अपने बड़े भाई के साथ, या फिर जो उनके बड़े भाई का स्वभाव था वो कैसा था, और दोनों ने आपस में कैसे घर से दूर रह के पढ़ाई करी। तो शुरू करते हैं। पात्र परिचय से। लेखक तीव्र बुद्धि के थे, पढ़ते कम थे, खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान देते थे, परंतु कक्षा में प्रथम आते थे। दिन भर खेलना और न पढ़ने के कारण अपने बड़े भाई से डांट भी खाते, परंतु वह खेल के मोह को त्याग नहीं कर पाते, जिस कारण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो अभी हमने समझा लेखक का परिचय या लेखक का कैरेक्टर। बुद्धि तेज थी, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, लेकिन खेल कूद में ज्यादा ध्यान होता था। उसी खेल कूद में ध्यान की वजह से वो लगातार अपने बड़े भाई से डांट खाते रहते थे और उनसे सुनते रहते थे। लेकिन इतनी डांट और सुनने के बाद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, कि वो खेल कूद के मोह को त्याग नहीं पाते। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर, जो है बड़े भाई। स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, दिन रात किताबें खोलकर बैठे रहते, न पढ़ने वाले छोटे भाई को डांटा करते और न पढ़ने से होने वाली हानियों के बारे में भी बताते। ठीक है, कि अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो वो डांटते भी थे। अत्यधिक पढ़ने के बावजूद कक्षा में फेल कर जाते। वो इतना पढ़ते थे फिर भी अपनी कक्षा में पास नहीं हो पाते थे। ठीक है, दोनों को कैरेक्टर थोड़ा सा अलग अलग है। एक कम पढ़ते थे लेकिन तीव्र बुद्धि थी, जिसकी वजह से वो कक्षा में पास कर जाते थे। एक थे जो पढ़ते रहते थे लेकिन फिर भी पास नहीं कर पाते थे। ठीक है, चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं अपनी। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। ठीक है, कितने थे? 5 साल उनसे उम्र में बड़े थे, लेकिन जब वो कक्षा की बात करें तो वो सिर्फ उनसे 3 साल बड़े थे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनकी बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते। यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। वो 3 क्लास आगे थे, 5 साल उम्र में बड़े थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने लेट पढ़ाई शुरू करी। इसका मतलब था कि वो अपनी कक्षा को पास नहीं कर पाते थे। वो अपनी बुनियाद को मजबूत करके चलना चाहते थे, इसलिए वो बार बार सेम चीज को पढ़ते रहते थे। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके भाई 14 साल के थे। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर है, और जो बड़े भाई जैसे अक्सर करते हैं अपने छोटे भाई पे निगरानी रखते हैं, ठीक है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, ऐसे ही लेखक के बड़े भाई भी उन पे ध्यान रखते थे। बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताबों पे हाशियों का चित्र बनाया करते। ठीक है, जानवरों का चित्र बनाते थे जब उनका समय, मतलब हमेशा ही किताब खोल के बैठे रहते और समय काटने के लिए चित्र बनाते रहते। एक चीज को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, वो एक चीज को बार बार लिखते रहते थे। अब बात करते हैं लेखक की। तो लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उनके बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन होते। ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं है, खेलने चले जाते। जब खेल के वापस आते तो बड़ा भाई उन्हें अपना रौद्र रूप दिखाते हुए अपना गुस्सा स्पष्ट करते। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। उनके भाई उन्हें समझाते हुए कहते कि इतनी आसान नहीं है पढ़ाई, कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे और आप पास हो जाओगे। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत, अपना खून यानी कि बहुत ज्यादा परीक्षाएं झेलनी होती हैं, तब जाके पढ़ाई समझ में आती है। अगर तुम इस तरह खेलकर अपना समय गवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। भाई समझाते हुए कहते या डांटते हुए कहते, अगर इसी तरीके से आपको अपना समय बिताना है तो गांव चले जाओ और वहां पे जाकर गिल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाड़ी कमाई के रुपये
क्यों बर्बाद करते हो, कि यहाँ रहकर क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, हमारे जो दादा इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है। इतना सुन के वो रोते और उन्हें लगता कि पढ़ाई उनसे नहीं हो पाएगी। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा दोबारा से हटती तो फटकार पढ़ाई लिखाई की कठिन टाइम टेबल बना लेते। ठीक है, जब वो उन्हें डांट पड़ती तो उसके बाद वो क्या करते, अपना टाइम टेबल बनाते, लेकिन उसका पालन वो कभी नहीं कर पाए। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लाते। इतने फटकार के बाद भी खेल में शामिल होते रहे। ठीक है, इतना सुनने के बाद, इतने डांट पड़ने के बाद भी वो वापस से खेलने ही चले जाते क्योंकि उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए। ठीक है, दूसरे पार्ट में जब ईयरली एग्जाम्स आए तो बड़े भाई फिर से फेल हो गए और लेखक ने अपनी कक्षा में प्रथम आए। ठीक है, लेखक अपनी क्लास में फर्स्ट आए और बड़े भाई फेल हो गए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। ठीक है, पहले 3 कक्षा की थी, अब सिर्फ 2 की रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया। लेखक को लगा कि चलो बड़े भाई को मैं समझाता हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाया या उसने नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि बड़े भाई बहुत ज्यादा दुखी हैं। खेल कूद में फिर व्यस्त हो गए। उन्होंने इस विचार को त्यागा और दोबारा से खेल कूदने लगे। अब बड़े भाई का लेखक पर ज्यादा दबाव न था क्योंकि वो अब 2 क्लास पीछे रह गया था और वो पास हो गया था, तो बड़े भाई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेलने में बिताकर लौटे, तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का घमंड नहीं टिक पाए। एक दिन वो सुबह सुबह खेलने चले गए और अपना सुबह का सारा समय खेल के बिताने के आने के बाद जब वो घर आए तो बड़े भाई ने उन्हें पकड़ लिया और डांटा कि मुझे लगता है कि तुम्हें घमंड हो गया है अपने फर्स्ट आने का, ठीक है, अपना प्रथम आने का, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो प्रथम आने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चेताया। उन्होंने लेखक को बताया, बहुत सारी बातें बताई, उदाहरण दिए। बड़े भाई ने कक्षा की अलजबरा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन हैं। अलजेब्रा हो गया या ज्योमेट्री हो गया, इन सारी चीजों को बड़े भाई ने उन्हें समझाया और कहा कि ये सब कठिन है, तुम्हें इन पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। सुबह सुबह खेल के आए थे, ठीक है, स्कूल का समय होने लगा था, इसलिए लेखक को कम डांट पड़ी और वो वहां से स्कूल चले गए। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होने लगे। इतना सुना लेकिन फिर भी वो क्या करने लगे, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा और वो दोबारा से खेल कूद करने लगे। फिर दोबारा से सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। सालाना परीक्षा आई, बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास हो गए। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था, बड़े भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत की और लेखक ने ज्यादा नहीं। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी, अब उन्हें दया आने लगी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो बड़े भाई रो पड़े। अब बड़े भाई को देखकर छोटे भाई भी उनके साथ आंसुओं से ही रोने लगे। पास होने की खुशी अधिक हो गई, अब उनके बीच केवल आधी हो गई। ठीक है, अब बड़े भाई को रोता देख उनकी जो पास होने की खुशी थी वो सिर्फ आधी रह गई। अब उनके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया, अब सिर्फ 1 क्लास का अंतर। लेखक को लगा कि यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास हो जाते हैं। अब भाई साहब नरम पड़ गए। ठीक है, अब भाई साहब ने उनसे कुछ भी कहना बंद कर दिया। अब उन्हें लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक ने मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े वो पास हो जाएंगे। लेखक के मन में आ गया अब पढ़ने या ना पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, वो पास तो हो ही जाएंगे। एक दिन संध्या समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौएं लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे, तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। ठीक है, वो पतंग लूटने के लिए एक पतंग के पीछे भाग रहे थे, तभी वो अपने बड़े भाई से सामना हो गया। वे लेखक का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, बड़े भाई ने लेखक का हाथ पकड़ा और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में आकर भी यह काम कर रहे हो, कि तुम 8वीं में आ गए हो फिर भी पतंग लूटने का काम कर रहे हो। ऐसा जमाने में 8वीं पास कर नायाब तहसीलदार हो जाते थे। ठीक है, एक जमाने में, ये कह रहे हैं एक जमाना था जब 8वीं पास कर लोग तहसीलदार बन जाते थे।
कई लीडर और समाचार पत्रों संपादक भी 8वीं पास हैं, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो कि तुम इतने 8वीं को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। तुम्हें देना चाहिए और अपना बालकपन छोड़ के बड़ा होना चाहिए। उन्होंने लेखक को तजुर्बा का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझने का अधिकार भी, समझाने का अधिकार भी। अब लेखक का जो बड़े भाई हैं वो एक इमोशनल सी बात कहते हैं कि चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मेरा तजुर्बा है वो तुमसे बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, और ये मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें हर बात समझाता रहूं। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर से अम्मा बाबा का उदाहरण दिया कि हम चाहे कितने भी पढ़ लें, लेकिन हम अपने अम्मा बाबा के तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, कि वो हर चीज में हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है हर एक सिचुएशन से डील करने का। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। यह सुनकर लेखक ने क्या किया, उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, बड़े भाई सही कह रहे हैं, मैं चाहे कितना भी उनसे कक्षा में आगे निकल जाऊं, लेकिन जो अनुभव है, जो जीवन का अनुभव है, लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है, वो उनके पास ही ज्यादा रहेगा और उनका अधिकार रहेगा हमेशा मुझे समझाने का। इतने में ही एक कनकोआ उन लोगों के ऊपर से गुजरा। इतने में ही एक और पतंग उनके ऊपर से गुजरी। चूंकि बड़े भाई लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। ठीक है, तो एंड में इस कहानी ने हमें क्या बताया कि जो लेखक के बड़े भाई थे उनमें भी कहीं ना कहीं अभी एक बच्चा छुपा हुआ था। तभी एंड में जब पतंग उनके ऊपर से गुजर रही थी तो उन्होंने उसे पकड़ी और वो उसे लेके हॉस्टल की तरफ भागने लगे। ठीक है, अब देखते हैं लेखक परिचय प्रेमचंद। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस की लम्ही गांव में हुआ। ठीक है, प्रेमचंद एक मशहूर, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लेखक है। इनका मूल नाम धनपत राय था, परंतु इन्होंने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से काम किया। निजी व्यवहार और पत्रकारी ये धनपत राय से ही करते थे। ठीक है, जब इनका कुछ भी काम होता था निजी या फिर जो पत्रकारिता का ये करते थे तो धनपत राय के नाम से ही करते थे। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे थे। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही इन्हें कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाने लगा था। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी इंस्पायरिंग भी थी कि एक बड़े भाई हमेशा से ही ज्यादा एक्सपीरियंस लेके अपने साथ चलते हैं, वो छोटों को समझाते हैं, उनकी गलतियों पे उन्हें टोकते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई हो। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में या फिर इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।